गुड मॉर्निंग। लास्ट हमने शीट नंबर जो 3 है कैपेसिटर की, उसमें हमने 1 to 15 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अभी हम 16 से करेंगे। पूरा ध्यान। टू कैपेसिटर्स व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, their equivalent capacitance is 3 microfarad. When they are connected in parallel, their equivalent capacitance is 16 microfarad. Their values are respectively dash microfarad and dash microfarad. बोला दो कैपेसिटर है, पहले दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया। देखो सीरीज में फॉर्मूला ये होती है, सी एस इज इक्वल टू दोनों का प्रोडक्ट अपॉन दोनों का एडिशन। मतलब फॉर्मूला होती है 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2, और उसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा प्रोडक्ट अपॉन एडिशन। और जो पैरेलल है उसकी फॉर्मूला सिंपल होती है c1 प्लस c2। इसमें पैरेलल की वैल्यू दी हुई है 16 और सीरीज की वैल्यू दी हुई है कितनी है 3। अब इसमें सीरीज में नीचे c1 प्लस c2 है, तो c1 प्लस c2 यहाँ पे अपने पास है 16। 16 3 जा तो c1 इंटू c2 मिल जाएगा 48। तो देखो प्रोडक्ट मिला 48 और एडिशन मिला 16। अब तुम्हें सॉल्व नहीं करना, तुम्हें सिर्फ क्या देखना है, जो ऑप्शन है ना उसमें ऐसे ऑप्शन ढूंढो जिनका एडिशन 16 होता हो और मल्टीप्लाई 48। तो पहला देखो 4 और 12 का एडिशन 16, 4 12 जा 48, तो ये सीधा आंसर ए आ गया। आगे बढ़ने की जरूरत है ही नहीं। अगर तुम बी देखो तो बी में 8 प्लस 16, 16 नहीं होगा, तो बी तो पॉसिबल नहीं है। सी में देखो 8 प्लस 8 16 हो रहा है, लेकिन 8 इंटू 8 64 होता है। यहाँ पे मल्टीप्लाई 48 चाहिए, तो ये भी कैंसिल। 16 प्लस 1 17 होता है, 16 नहीं होता, तो ये भी कैंसिल। से ऑप्शन कौन सा आएगा ए। मतलब क्या देखना, एडिशन 16 होना चाहिए और मल्टीप्लीकेशन 48। वो ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है एकदम। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 17। पूरा ध्यान। An electron is accelerated by a potential difference of 2 volt. The energy gain it would be, एनर्जी फाइंड करनी। एनर्जी यानी वर्क, वर्क यानी Q इंटू डेल्टा वी। Q यानी इलेक्ट्रॉन का ई चार्ज, डेल्टा वी दिया है 2 वोल्ट, तो ये हो जाएगा 2 eV, यानी ऑप्शन आएगा डी 2 eV। 2 eV मतलब 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इसको जूल में कन्वर्ट करना होगा ना, तो ईवी की जगह ये वैल्यू डाल देंगे 1.6 10⁻⁻⁹, तो ये जूल में आ जाएगा। लेकिन अभी अपना आंसर किस में है, ईवी में, तो ऑप्शन डी है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। पूरा ध्यान 18 नंबर पे। पढ़ो क्या दिया है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स एट 2 पॉइंट्स 0,3 एंड 0,4, दोनों वाई एक्सिस में है, 3b और 4b। इन रीजन इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड किस में है, एक्स एक्सिस में है। मतलब ये दोनों पॉइंट्स परपेंडिकुलर हैं, वी एंड वी बी रिस्पेक्टिवली देन डैश। तो जब दो चीजें परपेंडिकुलर हो, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में है, लेकिन जो पॉइंट्स हैं वो एक्चुअल वाई में है। एक मान लो 3 है और एक 4 है। तो ये जब परपेंडिकुलर पॉइंट्स होते हैं ना, इनका पोटेंशियल हमेशा सेम होता है। मतलब वी ए और वी बी क्या मिलेगा, सेम। अगर ये पॉइंट्स एक्स एक्सिस में होते हैं ना, तो हमने पढ़ा है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। तो उस वक्त 3 वाले का पोटेंशियल ज्यादा होता, 4 वाले का कम। मतलब अगर ये दोनों पॉइंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होते तो 3 वाले का पोटेंशियल ज्यादा, 4 वाले का कम। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर में पोटेंशियल क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। ऑप्शन आएगा सी। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 19 पे। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, पूरा ध्यान। The electric potential at a distance dash due to charge 4 into 10 to minus 7 coulomb is 4 into 10 to 4 volt। बहुत बेसिक क्वेश्चन। फॉर्मूला V इज इक्वल टू KQ/R। हमें फाइंड क्या करना है, R फाइंड करना। तो R क्या मिलेगा,
के क्यू बाय वी। के की वैल्यू तुम्हें पता है 9 × 10⁻⁹ क्यू दिया है 4 × 10⁻⁻7 और वोल्टेज दिया है हमको 4 × 10⁻⁴। तो 4 4 कैंसल। 9 - 7 2 -4 -2 तो 9 × 10⁻⁻2 यानी 9 सेंटीमीटर। ऑप्शन आएगा सी, 9 सेंटीमीटर। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था ये, बोर्ड लेवल का। पूरा ध्यान क्वेश्चन नंबर 20 पे। A particle having charge q accelerated by potential difference delta v, it would gain energy of dash। एनर्जी यानी वर्क, वर्क यानी q डेल्टा v। तो सीधी फॉर्मूला पूछिए, ऑप्शन बी q डेल्टा v। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं इसमें। 21, ये भी थियोरेटिकल है। फॉर एनी चार्ज कन्फिगरेशन इक्विपोटेंशियल सरफेस, कौन सा सरफेस? इक्विपोटेंशियल, थ्रू अ पॉइंट इज डैश टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो बोला इक्विपोटेंशियल सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। मतलब ऑप्शन आएगा ए नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। तो ये तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की कैरेक्टरिस्टिक्स में भी था। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स थी। पहली, एक ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है। दूसरा, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तीसरा, वर्क डन ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज 0। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 22, पूरा ध्यान। From which of the following molecules given below have permanent electric dipole moment? इनमें से किसके पास permanent electric dipole moment है? तो सिंपल याद रख लेना, इट्स H2O। H2 के पास permanent electric dipole moment होती है, बाकी तीनों के पास नहीं होती, उनकी dipole moment 0 होती है। 23 पे ध्यान। Which of the following physical quantity is a unit similar to the electrical energy density? इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, वैसे मैं याद दिला दूं, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी होता है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी मतलब जूल, वॉल्यूम मतलब मीटर क्यूब। अब जूल पर मीटर क्यूब में मतलब वर्क तो नहीं हो सकता, क्योंकि वर्क ओनली जूल होता है। अब जूल एक्चुअल होता है न्यूटन मीटर अपॉन मीटर क्यूब, तो ऊपर बचेगा न्यूटन, नीचे बचेगा मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एक्चुअल होता है प्रेशर का यूनिट। इसका मतलब ये हुआ एनर्जी डेंसिटी और प्रेशर सेम है। कौन सेम है? एनर्जी डेंसिटी और प्रेशर क्या है? सेम, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 24 पे ध्यान पूरा। ये बढ़िया क्वेश्चन है। An electric dipole kept in uniform electric field at an angle theta has minimum potential energy। यही थियरी। भाई डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो कौन से एंगल पे एनर्जी मिनिमम होगी? तो मिनिमम एनर्जी हमेशा 0 एंगल पे होती है। मिनिमम एनर्जी हमेशा कहाँ होती है? 0 एंगल पे। और अगर 180 एंगल हो ना, तो एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो तुम्हें मैक्सिमम भी पूछ सकते हैं। तो मिनिमम एनर्जी 0 एंगल पे, अच्छा मिनिमम एनर्जी होती कितनी है? -Pe। मैक्सिमम कितनी होती है? +Pe। और तुम्हें शायद याद हो, मैंने तुम्हें बताया था वर्क डन की फॉर्मूला ये होती है Pe cos θ1 -cos θ2। क्लियर? ये फॉर्मूला भी याद रखना, बहुत बार वर्क डन भी पूछते हैं। तो यहाँ पे तो सिर्फ मिनिमम एनर्जी पूछा है, तो थीटा 0। और ये भी याद रखना, मिनिमम एनर्जी मतलब मैक्सिमम स्टेबिलिटी, और मैक्सिमम एनर्जी मतलब मिनिमम स्टेबिलिटी। पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 25, पूरा ध्यान। बढ़िया क्वेश्चन 25। A parallel plate capacitor with air between the plates has capacitance 4 picofarad। If the distance between the plates is reduced by half, डिस्टेंस क्या कर दिया? आधा।
and space between them is filled with substance of dielectric constant 6, then value of capacitance। ये टेक्स्ट बुक जैसा सम है। इसमें बोला डिस्टेंस आधा कर रहे हैं और डायलेक्ट्रिक मीडियम डाल रहे हैं, तो सी नया क्या मिलेगा, के इंटू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी बाय टू, क्योंकि मीडियम डाला तो के और डिस्टेंस आधा किया है तो 2 पर 2 के एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। इसमें एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी पहले वाला कैपेसिटेंस होगा, तो वो दिया हुआ है, के दिया है तुम्हें 6, पहले वाला कैपेसिटेंस दिया है 4, 4 6 जा 24, 2 जा 48, आंसर आएगा 48, ऑप्शन आएगा डी 48 पिको फैराडे। क्लियर। चलो बढ़ते हैं आगे, सिंपल क्वेश्चन था, ये टेक्स्ट बुक का ही है, तो टेक्स्ट बुक में इसके जैसा एक सम था। 26, रेडियस ऑफ स्फेरिकल चार्ज शेल इज 10 सेंटीमीटर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 100 वोल्ट। तो बोला पोटेंशियल है 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ शेल। शेल का रेडियस है 10, सरफेस पे पोटेंशियल 100। बोला 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर रेडियस के अंदर 2 सेंटीमीटर पे पोटेंशियल क्या होगा, तो ये भी तुम्हें याद दिला दूं, स्फेरिकल शेल के अंदर हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है। मतलब अगर सरफेस पे भी 100 वोल्ट है तो अंदर भी हर पॉइंट पे 100 वोल्ट ही रहेगा, मतलब 2 सेंटीमीटर पे भी आंसर कितना आएगा, 100 वोल्ट, यानी ऑप्शन ए। तो शेल के अंदर कोई भी डिस्टेंस हो पोटेंशियल सेम रहेगा। हाँ, अगर शेल की बाहर की बात की हो तो के क्यू बाय आर, फिर जैसा डिस्टेंस हो, लेकिन अंदर सेम रहेगा। बढ़ते हैं आगे 27 पे पूरा ध्यान। If an electron is accelerated by a potential difference of 2.5 वोल्ट, वोल्टेज दिया है, it would gain energy of dash। सेम फॉर्मूला हो गई फिर से वही, एनर्जी मतलब वर्क, वर्क मतलब क्यू डेल्टा वी। क्यू इलेक्ट्रॉन है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और डेल्टा वी 2.5 वोल्ट है। तो अगर 1.6 10⁻⁻19 को ई लिखें और ये 2.5 वोल्ट है तो ये बन जाएगा 2.5 ईवी, तो ऑप्शन सी मैच कर जाएगा, 2.5 ईवी। जूल में करना हो तो 1.6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर। तो ईवी में 2.5 आएगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 28 पे। द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन पर्टिकुलर मीडियम। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन अ मीडियम। यहां मीडियम एयर है, तो बोला एयर में मैक्सिमम कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो सकती है, तो याद रखना फिक्स वैल्यू होती है 2 इंटू 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। कितनी, 2 इंटू 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। अगर सेंटीमीटर में करना है तो 2 नहीं है 3, इट्स माय मिस्टेक। 3 इंटू 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर, या फिर सेंटीमीटर में करना हो तो 3 इंटू 10⁸ वोल्ट पर सेंटीमीटर। 3 इंटू 10⁸ वोल्ट पर सेंटीमीटर। मिलीमीटर में करना हो तो मिलीमीटर में अगर इसको मैं लिखूं तो लिखूंगा 3 इंटू 10⁹ वोल्ट पर मिलीमीटर। तो ऑप्शन मेरे ख्याल से मिलीमीटर में मैच कर रहा है, ऑप्शन बी। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस इन अ मीडियम। क्लियर। तो एयर के लिए वो मैक्सिमम वैल्यू ये है 3 इंटू 10⁶ वोल्ट पर मीटर। सेंटीमीटर में तो 10⁸, मिलीमीटर में पूछे तो 10⁹। बढ़ते हैं आगे 29 नंबर पे। A charge q is placed at the center of circle of radius 10 centimeter. Find the work done in moving a charge q between any 2 points lying on the arc of the circle. चार्ज रखा है सेंटर में, उसके बाद बना दिए शेल। बोला शेल पे चार्ज को घुमाने में कितना वर्क डन, तो शेल तो बिहेव करेगी इक्विपोटेंशियल सरफेस, और इक्विपोटेंशियल सरफेस का वर्क डन हमेशा क्या होता है, जीरो। तो ऑप्शन कौन सा आएगा, डी, वर्क डन कितना आएगा, जीरो।
तो ये थियोरेटिकल तुम्हें चीजें याद रखनी होंगी। बढ़ते हैं आगे। 30 नंबर पे क्वेश्चन पे ध्यान। द पोटेंशियल एट द पॉइंट बी इन द गिवन फिगर इज डैश वोल्ट। ध्यान से डायग्राम देखो। पोटेंशियल ए का वोल्टेज है 40 वोल्ट, C1 की वैल्यू 2 माइक्रोफेरेड है, बीच में पॉइंट बी है। C2 की वैल्यू 3 माइक्रोफेरेड है, लास्ट में कैप वोल्टेज है 10 वोल्ट। बोला बी का पोटेंशियल क्या होगा? तो जो बी है ना, ये दोनों कैपेसिटर का कॉमन पॉइंट है। दोनों कैपेसिटर का कॉमन पॉइंट है। कॉमन पॉइंट के लिए कॉमन पोटेंशियल की फॉर्मूला होती है, तो वो याद रख लेना, V इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। दो कैपेसिटर का जब भी कॉमन पोटेंशियल फाइंड करना हो, बीच वाला पोटेंशियल, वो कितना होता है? C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, जिसमें C1 है 2, V1 है 40, C2 है 3, V2 है 10 अपॉन 2 प्लस 3। तो 2 इंटू 40 80, 3 इंटू 10 30 अपॉन 5, 80 प्लस 30 110 अपॉन 5, तो ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 22। तो ऑप्शन आएगा सी, 22 वोल्ट। तो याद रखना, दो कैपेसिटर्स का कॉमन पोटेंशियल कितना होता है? C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। नंबर 31 पे आ जाओ। 31 पूरा ध्यान। नंबर 31, find the equivalent capacitance between 2 points A and B for given figure. Capacitance of each capacitor is C, which is 3 माइक्रोफैराड है। डायग्राम को ध्यान से देखो। दो वो अपने रेक्ट बॉक्सेस बने हुए हैं। इसमें अगर तुम ध्यान से नोटिस करोगे ना, तो ये वाला कैपेसिटेंस कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये सेम पोटेंशियल पे आएगा। ठीक है। लेफ्ट वाले बॉक्स में कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। सबसे पहले इसका जो ऊपर वाले सी और सी है, मैं इसको कलर के हिसाब से दिखाता हूं। जैसे रेड कलर, ये दोनों आपस में सीरीज में होंगे, ऊपर के दोनों सीरीज में। तो सीरीज का आंसर क्या आएगा? 1/c प्लस 1/c यानी 2/c यानी C/2, मतलब ये कैपेसिटर हो जाएगा C/2। ठीक है। बीच वाला C एज इट इज। नीचे के जो दोनों हैं, ये वाले C और C, ये भी सीरीज में है, तो उसका आंसर भी C/2 आ जाएगा। ठीक है। फिर आगे वाले सर्किट में चलते हैं। अब इसमें मैंने बोला बीच वाला तो कैंसिल हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। ऊपर के ये दोनों सीरीज होंगे, तो उनका आंसर आएगा C/2। नीचे के दोनों सीरीज होंगे, उसका आंसर आएगा C/2। फिर आगे। ठीक है। अब लेफ्ट में तीनों पैरेलल हैं, C/2 C/2 पैरेलल में एडिशन होगा, तो इसका आंसर आएगा 2C। और इन दोनों का आंसर आएगा C/2 प्लस C/2 C, क्योंकि ये दोनों में पैरेलल है, पैरेलल में एडिशन होगा। फिर ये जो इन तीनों का 2C मिला, इसको C1 बोल देते हैं, और ये इन दोनों का जो C मिला, इसको C2 बोल देते हैं। फिर ये दोनों आपस में सीरीज होंगे। सीरीज की फॉर्मूला लगाएंगे, 1/c डैश इज इक्वल टू 1/2C प्लस 1/c। नीचे 2C कॉमन, 1+2, इसका कर देंगे उल्टा, तो C डैश बन जाएगा 2C/3। इसमें 2/3 सेम, C की वैल्यू 3 दी हुई है क्वेश्चन में, तो 3 कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या आएगा? 2 माइक्रोफैराडे। ऑप्शन आएगा बी, 2 माइक्रोफैराडे। समझ आई बात सबको? क्लियर? तो इस साइड ऊपर के दोनों सीरीज, नीचे के दोनों सीरीज, वे तीनों पैरेलल। यहाँ पे दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज फिर आपस में पैरेलल, फिर दोनों कॉम्बिनेशन आपस में सीरीज होंगे, तो आंसर आएगा 2। क्लियर? चलो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 32 पे पूरा ध्यान। 32 पे बढ़िया क्वेश्चन है। 32, two large thin metal plates are parallel and close to each other. On the inner faces, the plates have surface charge density of the same sign.
सेम साइन ऑफ मैग्नीट्यूड 17.7 10⁻²2। सेम साइन का मतलब होता है दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। व्हाट इज द ई इन द आउटर रीजन ऑफ द सेकंड प्लेट? तो देखो अपने पास ये दो प्लेट्स हैं, ये एक प्लेट ये दूसरी प्लेट, दोनों का सिग्मा सेम है, दोनों प्लस में है। बोला आउटर पे क्या होगा? दोनों जब प्लस में होंगी तो दोनों रिपेल करेंगी, मतलब ये प्लेट भी इसको रिपेल करेगी, ये प्लेट भी रिपेल करेगी, तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में ऐड हो जाएगा। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा E1 प्लस E2। एक प्लेट क्या होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरी प्लेट का होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इसमें सिग्मा तुम्हें दिया है 17.7 10⁻²2, एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 10⁻12। 17.7 को 8.85 के डबल 2 टाइम्स लगेगी, 10⁻10 बचेगा। आंसर आएगा 2 इंटू 10⁻10, ऑप्शन आएगा सी 2 इंटू 10⁻10। यहीं अगर दोनों प्लेट्स के बीच में पूछा होता तो आंसर 0 आ जाता, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है ना, तो बीच में रिजल्टेंट 0 हो जाएंगे। तो आउटसाइड पूछा है इसलिए वैल्यू आई, बीच में पूछा होता तो 0 हो जाता। ऐसा हमने टेक्स्ट बुक में भी क्वेश्चन किया है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे, पूरा ध्यान 33 पे। 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड विथ 50 वोल्ट सप्लाई। दो माइक्रोफेरेड कैपेसिटर है जो कनेक्ट किससे 50 वोल्ट से, एंड 3 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर्स कनेक्ट विथ 100 वोल्ट। Now after removing battery, if two plates of same type of charges are placed to form a new capacitor, then potential difference is dash। यहाँ बात वापस वही आ गई, कॉमन पोटेंशियल। तो कॉमन पोटेंशियल की बेसिक फॉर्मूला क्या थी, याद है? V इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। फिर दो कैपेसिटर हैं, दोनों का वोल्टेज अलग है, दोनों को ज्वाइन किया, ज्वाइन करने से बनता है कॉमन, तो वो कॉमन पोटेंशियल की फॉर्मूला लगानी है। C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। C1 है 2, V1 है 50, C2 है 3, V2 है 100, नीचे 2 प्लस 3, तो 2 इंटू 50 100, 3 इंटू 300 अपॉन 5, 300 बस 100, 400 अपॉन 5, 400 अपॉन 5 80। तो आंसर आएगा तुम्हारा ए 80 वोल्ट। तो याद रहेगा जब भी दो कैपेसिटर अलग अलग वोल्टेज पे हो और उनका कॉमन पोटेंशियल फाइंड करना हो तो फॉर्मूला लगेगी C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। चलो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 34, काफी बढ़िया क्वेश्चन। If relative permittivity of any substance is 80, then electric susceptibility। रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कितना दिया है के 80। पूछा इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी काय बोलते हैं, और इनके बीच में रिलेशन सिंपल होता है, के इज इक्वल होता है 1 प्लस काय। अब के 80 है, -1 करेंगे काय मिल जाएगा, कितना आएगा 79। तो ऑप्शन आएगा सी 79। याद रखना रिलेटिव परमिटिविटी मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी का रिलेशन क्या होता है, के इज इक्वल टू 1 प्लस काय। चलो बढ़ते हैं आगे 35 पे ध्यान। 35 बहुत बढ़िया क्वेश्चन। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पोलराइजेशन, तो मैं याद दिला दूं, पोलराइजेशन था डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। डायपोल मोमेंट होता है Q इंटू डी, वॉल्यूम होता है A इंटू डी, बी मतलब बाउंड चार्जेस, डी डी कैंसल, चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज यानी कुलम, एरिया यानी मीटर स्क्वायर। कुलम का होता है A1T1, मीटर स्क्वायर का L², तो ये हो जाएगा L-2 A1T1, ऑप्शन डी L-2 A1T1। समझ आई बात सबको? तो याद रखना पोलराइजेशन मतलब डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, उसका यूनिट होता है कुलम पर मीटर स्क्वायर।
चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 36 पे। पूरा ध्यान 36 पे। बढ़िया क्वेश्चन है 36। A moving positive charge approaches a negative charge. What will happen to potential energy of the system? बोला एक पॉजिटिव चार्ज की तरफ नेगेटिव चार्ज आ रहा है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? एक थिंकिंग कैपेसिटी वाली चीज में तुम्हें समझा रहा हूं, ध्यान देना। जो भी प्रोसेस अपने आप होता हो, मतलब बाहर से ताकत लगानी ना पड़े, जो भी प्रोसेस अपने आप होता हो उसमें पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है। और जिस प्रोसेस में हमें बाहर से ताकत लगानी पड़े उसमें पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है। ठीक है, यहां क्या बोला है? अ मूविंग पॉजिटिव चार्ज अप्रोचेस एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किस तरफ जा रहा है? नेगेटिव चार्ज। अब हमें यह पता है पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट होते हैं। इसका मतलब पॉजिटिव अगर नेगेटिव की तरफ जाएगा तो अपने आप जाएगा, हमें ताकत लगाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब इसमें पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। ऑप्शन आएगा बी, विल डिक्रीज। तो जहां अपने आप चीज हो तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज। अगर यहां बोला होता एक पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रहा है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिपेल करते हैं, मतलब एक पॉजिटिव दूसरे पॉजिटिव के चार्ज अपने आप नहीं जाएगा, हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो जहां एनर्जी देनी पड़े वहां पोटेंशियल बढ़ती है, जहां अपने आप प्रोसेस होता है वो पोटेंशियल कम होती है। जैसे तुम सीढ़ियों से अगर नीचे उतरते हो ना, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। लेकिन यही अगर तुम सीढ़ियों से ऊपर चढ़ोगे ना, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, क्योंकि नीचे उतरते हो क्या हमें एनर्जी नहीं लगानी पड़ती, ऊपर चढ़ने वक्त लगानी पड़ती है। क्लियर? तो जो प्रोसेस अपने आप होता हो उसमें एनर्जी डिक्रीज होगी, जिसमें हमें एनर्जी लगानी पड़े बाहर से उसमें एनर्जी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो यहां पे आंसर डिक्रीज आएगा बी। 37 पे ध्यान पूरा। ये आया क्वेश्चन, ये मैंने तुम्हें क्लास में सिखाया है, तुम्हें आना चाहिए। फिर भी यहां बता देता हूं, डायग्राम दिया है। अब डायग्राम में ध्यान से देखो। 1 2 प्लेट्स, 2 3 प्लेट और 3 4 प्लेट है। ठीक है, तीनों में डिस्टेंस है 2D 2D और 2D। यहां पे ए वाला पॉइंट देखो। कौन सा पॉइंट? ए वाला पॉइंट। ए वाला पॉइंट किससे अटैच्ड है? तो ए वाला पॉइंट एक अटैच्ड है 1 से और एक अटैच्ड है 3 से। दिख रहा है 3 नंबर प्लेट। तो जो 1 वाली प्लेट है वो एक ही कैपेसिटर बना रही है, लेकिन 3 नंबर वाली प्लेट दो बना रही है, 2 से भी है 4 से भी। तो ए में से 3 कनेक्शन निकलेंगे। एक 1 नंबर की प्लेट निकलेगी, एक 3 नंबर की प्लेट निकलेगी, एक और 3 नंबर की प्लेट निकलेगी। मतलब 3 नंबर की कितनी प्लेट निकलेंगी? दो। 1 वाली 2 के साथ कैपेसिटर बनाएगा, 3 वाला 2 के साथ भी बनाएगा और 4 के साथ भी बनाएगा। फिर ध्यान से देखो, 2 जो है ना बी में जा रहा है, 2 बी में जा रहा है, 4 बी में जा रहा है। तीनों आपस में पैरेलल हैं, पैरेलल में सबका एडिशन होता है। सी प्लस सी प्लस सी कितना हो जाएगा? 3C। सी की वैल्यू क्या लेंगे? एप्सिलॉन नॉट ए बाय 2D। डी नहीं, 2D। क्यों 2D? क्योंकि हर दो प्लेट का बीच का डिस्टेंस 2D है। तो ऑप्शन आना चाहिए तुम्हारा 3 एप्सिलॉन ए बाय 2D। अच्छा, एरिया दी हुई है क्या इसमें? हाँ, तो इसमें आंसर आएगा 3 एप्सिलॉन ए बाय 2D। मतलब यहाँ पे आंसर रॉन्ग है, आंसर में बी आना चाहिए, लेकिन नीचे क्या आना चाहिए? 2। क्या रहेगा? तीनों पैरेलल हैं तो प्लस होगा, और सी की वैल्यू क्या होगी? एप्सिलॉन ए अपॉन डिस्टेंस कितना आएगा? 2D। तो आंसर एक्चुअली कितना आएगा? 3 एप्सिलॉन ए अपॉन 2D। डी नहीं है, ध्यान रखना। अगर सब में डी डिस्टेंस होता तो डी आ जाता। क्लियर? चलो बढ़ते हैं इसमें आगे। क्वेश्चन नंबर 38। द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन, अभी हमने पढ़ा कूलम पर मीटर स्क्वायर। पोलराइजेशन यूनिट क्या होता है? कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो तुम खुद कर लेने, आ जाएगा तुमको। ये ऊपर हमने किया था जस्ट पहले। 39, द यूनिट ऑफ पोलराइजिबिलिटी।
पोलराइजेबिलिटी की फॉर्मूला ये थी, P इज इक्वल टू अल्फा ई, जब P मतलब डायपोल मोमेंट, E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अल्फा क्या मिलेगा, P बाई ई। डायपोल मोमेंट कूलम मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम, तो ये हो जाएगा कूलम स्क्वायर मीटर पर न्यूटन, कूलम स्क्वायर मीटर पर न्यूटन, ऑप्शन आएगा ए। क्लियर? सिंपल क्वेश्चन है, खुद ट्राई करना। नंबर 40, पूरा ध्यान 40 पे। On the axis and an equator of an electric dipole for all points dash, एक्सिस पे और इक्वेटर पे डायपोल के इलेक्ट पोटेंशियल पूछा है, तो याद रखना डायपोल के इक्वेटर पे पोटेंशियल हमेशा जीरो होता है, डायपोल के इक्वेटर पे पोटेंशियल हमेशा जीरो होता है, इसका मतलब ऑप्शन मैच करेगा डी। ऑन द एक्सिस v डज नॉट इक्वल टू जीरो, बट इक्वेटर v जीरो, तो डायपोल के इक्वेटर पे पोटेंशियल हमेशा जीरो होता है। क्लियर? ठीक है, तो अभी मैं ये 40 क्वेश्चन का तुम्हें भेज रहा हूँ वीडियो, उसके बाद जो बाकी 20 क्वेश्चन है पहले खुद भी ट्राई करो, नहीं तो बाद में उसका भी सॉल्यूशन मैं भेज दूंगा। ठीक, चलो बाय बाय।